और अगर आप शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें हमारा क्या व्यू है? हमारा व्यू देखिए, इसीलिए हम कहते हैं कि हमें डेटा पे ज़्यादा रिलाई करना चाहिए। अगर मैं कुछ दिनों की बात करूं तो एक रिलीफ रैली है, अगर यही चलता है तो लॉन्ग टर्म में इंडिया के लिए तो इट्स अ नेगेटिव फॉर इंडियन कंपनीज। तो इसलिए आईटी सेक्टर में वी हैव टू बी वेरी 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 कॉशियस, और इसी वजह से डिफेंस के स्टॉक्स इतने ऊपर गए हैं। सर, कल के वीडियो में आपने बोला कि मार्केट ज़रूरत से ज़्यादा रैली कर गए और अगले 2-3 दिनों में एक फॉल आएगा, लेकिन मार्केट तो आज ही गिर गया, ऐसा क्या हो गया? यस, और देखिए इसीलिए हम कहते हैं कि हमें डेटा पे ज़्यादा रिलाई करना चाहिए। सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि मार्केट इतना चढ़ गया, इतना गिर गया। कल का डेटा अगर आप देखें, और मैं कोई कॉम्प्लेक्स डेटा की बात नहीं कर रहा हूँ, सिंपल सा डेटा की बात कर रहा हूँ। अगर आपने FII DII के बाय सेल की फिगर्स देखी होंगी, वहाँ पर हमें क्या देखने को मिला? तो FII DII दोनों बायर है और दोनों की 1200-1300 करोड़ की उन्होंने बाइंग की। ओके, लेकिन आप सोचिए कि दोनों की पिछले कई दिनों से बाइंग की फिगर्स आ रही है और इससे कई गुना ज़्यादा, 2 गुना 3 गुना ज़्यादा फिगर्स आ रही थी। जब इतनी तेज़ी हुई मार्केट में और उनकी इतनी मामूली से फिगर्स देखने को मिली, तो ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि ये जेन्युइन बाइंग नहीं थी, ये प्योरली शॉर्ट कवरिंग थी। और अगर आप डेरिवेटिव्स के डेटा में जाकर देखेंगे तो वो पिक्चर और भी क्लियर हो जाएगी। तो क्वेश्चन ये उठता है, इतनी तेजी, इतने सालों की इतनी बड़ी तेजी आपको कल देखने को मिल गई, खरीदा किसने? ये पैनिक शॉर्ट कवरिंग थी। जिन्होंने इतने शॉर्ट्स बना के रखे थे पिछले 8-10 दिनों से, जब से इंडिया पाकिस्तान के टेंशन की खबर आनी शुरू हुई थी, उनकी कवरिंग थी और किसी ने उस शॉर्ट कवरिंग को ट्रिगर किया। क्योंकि जैसा कहते हैं ना, जंगल में जो शेर होता है वो उसको लायन शेयर मिलता है, वो अपना खाना किसी से शेयर करना नहीं चाहता, और जब वो खा के चला जाता है, जो बचा खुचा होता है वो हमारे आपके जैसे छोटे मोटे लोग उसको खाते हैं। तो ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में भी वही होता है। जब जो बड़ी मछली है उसे दिखा कि ये तो सब खाने को बैठ गए, तो सबको उसने एक झटके में हटा दिया, वो निकल गए, और अब वो अपना शिकार पूरी तरीके से निकलेगा। तो एक रीज़न तो ये शॉर्ट कवरिंग का रहा, लेकिन एक और रीज़न भी था, और वो था जो USA और चाइना की डील हो गई। तो इसकी वजह से भी मार्केट्स को थोड़ा रिलीफ देखने को मिला, खास करके IT स्टॉक्स में। तो ये दोनों कारणों की वजह से कल हमें इतनी रैली देखने को मिली। तो सर, अभी ये बताइए कि US चाइना ट्रेड डील इंडिया के लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव? तो देखो, शॉर्ट टर्म में अगर देखो, अगर मैं कुछ दिनों की बात करूं तो एक रिलीफ रैली है। तो शॉर्ट टर्म में तो थोड़ा पॉजिटिव दिखता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उतना नहीं दिखता है। तो इसको थोड़ा हम और समझते हैं। देखिए, अभी तक दोनों ट्रेड वॉर हो रहा था, हम ये टैरिफ लगा देंगे, हम ये लगा देंगे, तो मजाक चल रहा था। उन्होंने 145% लगा दिया, इन्होंने 125% लगा दिया। हमें पता है कि इतने हाई टैरिफ्स में कोई सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ये बस एक जो होता है ना, ब्लफ देने वाला कि हम नहीं झुकेंगे, हम नहीं झुकेंगे। तो चाइना नहीं झुका और अब अमेरिका को झुकना पड़ा। तो अब क्या हुआ, अमेरिका को ये डर था कि इतने हाई टैरिफ में तो हमारे यहाँ जो रिसेशन आ जाएगा, हमारी इकॉनमी बर्बाद हो जाएगी। ऑलरेडी वहाँ पे प्रॉब्लम शुरू हो गई और उनकी GDP कॉन्ट्रैक्ट हो गई। तो कहीं ना कहीं उन्होंने इस प्रेशर को महसूस किया और उन्होंने बोला, भाई ठीक है, हम एग्रीमेंट कर रहे हैं और हम टैरिफ में ड्रॉप कर दे रहे। तो उन्होंने 145% से 30% टैरिफ लगा दिए और इन्होंने भी 125 से ड्रॉप करके 10% पे वो ले आए। तो अगर आप देखें तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट इंडिया के लिए क्या है कि भाई US में रिसेशन के चांसेस कम हो गए। ध्यान रहे, टैरिफ्स ज़ीरो नहीं हुए हैं, टैरिफ्स अभी भी लगे हुए हैं। अगर आप एक साल पहले से कंपेयर करेंगे तो टैरिफ्स रहेंगे, महंगाई वहाँ बढ़ेगी, लेकिन 125-130% में तो फिर रिसेशन 100% गारंटीड था। तो वो एक रिलीफ रैली है।
यूएसए तो पूरी दुनिया को माल बेचता है, तो वहाँ रिसेशन लग जाएगा तो हमारे आईटी सर्विसेज कंपनी का क्या होगा, फार्मा कंपनीज का क्या होगा, वो हमारे इकॉनमी और मार्केट्स को इम्पैक्ट करेगी। तो यहाँ पर थोड़ा रिलीफ है। लेकिन जो बड़ा नेगेटिव है वो क्या है, लॉन्ग टर्म में तो ये नेगेटिव है ना। अभी तक क्या था, हमें एक एडवांटेजियस पोजीशन मिल रही थी, हमारे ऊपर 10% का टैरिफ था और उनके ऊपर 100% से ज़्यादा का था। अगर ये कंटिन्यू रहता तो क्या होता, काफ़ी कंपनीज बोलती नहीं नहीं चलो इंडिया में प्लांट लगाते हैं, इंडिया से यूएसए में एक्सपोर्ट करेंगे, कम टैरिफ देना पड़ेगा। अब क्या हुआ, जो हमारा एडवांटेज था एक तरीके से तो ख़त्म हो गया। हम तो कभी भी चाइना की मैन्युफैक्चरिंग को मैच नहीं कर सकते। तो जब इतना डिफरेंस होता है तो लोग आते रोग आके कि चलो इंडिया में ही चलते हैं, लेकिन अब थोड़े फ़ायदे के लिए तो वो शायद इंडिया में नहीं आएंगे। तो जो एज था हमारा वो ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। तो ये लॉन्ग टर्म में जो इस एंटिसिपेशन में हम थोड़ा खुश हो रहे थे कि अरे अब तो चाइना में तो यूएस कंपनीज अब नहीं जाएंगी, इंडिया में आएंगी और हमारे यहाँ रोज़गार इकॉनमी बढ़ेगा, उसमें थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है। लेकिन ध्यान रहे ये जो डील है ये कोई फाइनल डील नहीं है, ये 90 दिन के लिए है। तो अब आगे क्या होगा, जब हमारे टैरिफ में जो पॉज लगा है 90 डेज़ का पीरियड ख़त्म हो जाएगा, हमारे यहाँ क्या होगा, और चाइना के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है वो 90 दिन के बाद क्या होगा। तो ये तो अभी अनआंसर्ड क्वेश्चन है, अनसर्टेनिटी है। तो जो भी आप खुशियाँ मना रहे हैं शॉर्ट टर्म में मना रहे हैं, हमें तो नहीं पता 90 दिन के बाद क्या होगा, क्योंकि वो ट्रंप है और कुछ लोग दुनिया में ऐसे होते हैं, उनका जो मन होता है वो करते हैं बिना किसी से पूछे समझे बात किए, तो वो भी ऐसा करेगा। तो अब उसका क्या इम्पैक्ट होगा, इसको अभी से उसका आकलन करना तो उसकी कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है और हम नहीं गेस कर सकते कि क्या होने वाला है। तो ओवरऑल फिलहाल अगर यही चलता है तो लॉन्ग टर्म में इंडिया के लिए नेगेटिव है, शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत मार्केट को किक मिलेगा, जो कि हमने देखा कल के दिन। सर, ट्रम्प ने एक अनाउंसमेंट किया है फार्मा सेक्टर से रिलेटेड, तो क्या ये अनाउंसमेंट हमारे फार्मा कंपनीज के लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव? ये भी थोड़ा सा देखो ट्रिकी है। ओके, तो जब पिछले बार उन्होंने टैरिफ्स वगैरह लगाए तो फार्मा सेक्टर को छोड़ दिया, बोला हम इसके लिए एक सेपरेट वो देंगे। अब यूएसए में हेल्थ केयर एक बहुत बड़ा बिजनेस है, काफ़ी वहाँ पे कंजम्पशन होता है और हज़ारों डॉलर लोग खर्च करते हैं साल में दवाइयों पे और ये हेल्थ केयर पे, तो एक मेजर कॉस्ट है यूएसए के लिए। तो अब उन्होंने एक नया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया और बोला कि वो वहाँ के ड्रग प्राइजेस को कंट्रोल करना चाहते हैं। बोलते हैं कि भाई ये ड्रग प्राइजेस जो है यूरोप और कुछ और कंट्री के लेवल के होने चाहिए। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो ड्रग्स खरीदे जाते हैं, यानी कि जो दवाइयाँ खरीदी जाती हैं, वो डायरेक्टली हम खरीदेंगे कंपनीज से, नो मिडल मैन्स। ओके, जैसे हमारे यहाँ होता है ना, किसान आलू 2 रुपये किलो में बेचता है, प्याज 2 रुपये किलो में बेचता है, हम खरीदते हैं 30 रुपये में, तो 28 रुपये मिडल मैन लेते हैं। तो वो सिस्टम वहाँ लगा रहे हैं। अब इस मॉडल में प्रॉब्लम्स हैं कि अगर आप तो कैपिटलिस्ट हो, आप तो कहते हो कि मार्केट विल डिसाइड द रेट्स, नाउ यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल द रेट्स। तो ये सिस्टम कैसे काम करेगा कि आप किसी को डिक्टेट कर सकते हो कि भाई नहीं नहीं तुम ये 100 रुपये में नहीं बेचोगे, 90 रुपये में बेचोगे, फिर तो आप कम्युनिस्ट बन गए। ओके, तो ये सिस्टम चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, इस पर डाउट है। अभी से वहाँ जब से ये खबर आई है, वहाँ पे ऑलरेडी जो लॉबिस्ट हैं वो एक्शन में आ गए हैं। साथ ही जब हम एक दवाई बनाते हैं तो वो दवाई ऐसा तो है नहीं कि रातों रात बन गया, कोई कुर्सी टेबल बनाने वाला काम तो वो है नहीं, उसके पीछे सालों का रिसर्च होता है, सालों की कॉस्ट होती है, वो भी दवाइयों में जाती है। तो ये इतना आसान खेल नहीं है। हाँ, आप किसी को डरा के धमका के ऐसा कर सकते हैं। अब इसका इंडियन फार्मा पे क्या इम्पैक्ट होगा,
तो उन्होंने एक चीज़ कही कि दवाइयाँ एक लेवल पर होंगी, उनके दाम जो एक लेवल पर होंगे। अब देखिए, कोई भी मैन्युफैक्चरर होता है, जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरर होता है, वो एक कैंसर की दवा इंडिया में बेचता है तो थोड़ा कम पे बेचता है, क्यों? हम गरीब देश हैं, ये तो पे ही नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे ज़्यादातर लोगों के पास इंश्योरेंस भी नहीं है। बट अमेरिका में बेचता है तो वो ज़्यादा बेचता है, क्योंकि लोगों के पास इंश्योरेंस है। अब क्या होगा, अगर प्राइजेस को लेवल अप करना होगा, दोनों प्राइजेस को लेवल करना होगा, तो क्या होगा, वो कंपनीज इंडिया में दवाइयों के दामों को बढ़ाएंगी। वो बाहर की कंपनियां हैं तो उनको फ़ायदा होगा, और जो हमारी कंपनियां यूएसए में जाकर बेचेंगी तो उन पर डंडा लगेगा, भाई आप इतना दाम क्यों ले रहे हो, दाम कम करो, इतने हम नहीं देंगे। ये उनकी अब ऑफिशियल पॉलिसी बन गई, उन्होंने ऐसे लोगों को असाइन कर दिया है कि तुम्हारा काम यही है, दवाइयों की रैशनिंग करो। तो इट्स अ नेगेटिव फॉर इंडियन कंपनीज, नॉट ऑल कंपनीज। तो जो फर्स्ट स्टेप में निकल कर आएगा, उन दवाइयों पर इसका प्रेशर पड़ेगा जो हाई वैल्यू मेडिसिन है, कैंसर तरह की जो एड्स वगैरह की ड्रग्स होती है, जो महंगी होती है, जो हाईली, जिसमें काफ़ी रिसर्च करके बनाया जाता है, वो बहुत हाईली प्राइस रहती हैं, पहला डंडा उस पर चलेगा। लेकिन अगर ये चलता है तो जो उनके जैसे प्लान हैं, तो दवाइयों की कंपनी पर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। अब हमारी जो दवाई की कंपनीज हैं, हम 50% जो APIs अमेरिका में यूज़ होती है, इंडिया प्रोवाइड करता है, और हम अभी भी बहुत चीप प्रोवाइड करते हैं। वो तो उनके मिडलमैन वहाँ पर हैं, जो इनसे खरीद कर वो करते करते जो एंड स्टेट तक जाता है, तो वहाँ पर जाकर महंगी हो जाती है। तो अगर अब यूएस से वो मिडलमैन को कट कर देगा तो उसका मिनिमल इम्पैक्ट होगा। लेकिन ये डेवलपमेंट कुछ कंपनीज के लिए, जैसे कि सन फार्मा के लिए, थोड़ा नेगेटिव ही रहेगा। सर, आप आते हैं आईटी सेक्टर पे। काल के दिन आईटी सेक्टर टॉप गेनर था और आज टॉप लूजर। ऐसा क्या चल रहा है आईटी सेक्टर पे? देखो, शॉर्ट कवरिंग तो था ही, आईटी सेक्टर के स्टॉक्स नीचे जा रहे थे। एक तो शॉर्ट कवरिंग का एस्पेक्ट था, दूसरा जो चाइना के साथ यूएसए की डील हुई, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि अरे यार चलो अब यूएसए में रिसेशन नहीं आएगा। अब यूएसए में रिसेशन आएगा तो सबसे ज़्यादा नुकसान तो आईटी कंपनीज को ही होगा ना, उसी के डर से उनके प्राइसेस गिर रहे हैं, तो वो फियर हट गया। तो शॉर्ट कवरिंग एंड सम पॉजिटिव ट्रिगर्स, भाई वो तो वहाँ ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला। लेकिन कहते हैं ना कि अब रियलिटी का सामना हो रहा है कि भाई ठीक है, आपके 150% टैरिफ नहीं लगेगा, लेकिन टैरिफ तो है ही ना, रिसेशन का फियर ख़त्म तो नहीं हो गया। और ये जो 90 दिन का पॉज है, उसके बाद क्या? और जैसे फार्मा के लिए उन्होंने अभी अनाउंस कर दिया, व्हाट इज़ द गारंटी कि कल आईटी कंपनीज के लिए अनाउंस नहीं करेंगे कि भाई तुम इतने बिलिंग रेट नहीं रख सकते, इतना रखोगे। सो अब वो रियलिटी चेक हो रहा है। ओवरऑल आईटी सेक्टर में ये सबसे कोई बदलाव नहीं होना है। आईटी सेक्टर्स की बहुत समस्याएं हैं, बिलिंग रेट में कट, मार्जिन प्रेशर, जो कंपनीज कॉन्ट्रैक्ट्स रिन्यू नहीं कर रही हैं, एआई का प्रेशर है, तो बहुत सारी प्रेशर है, वो सारे ख़त्म नहीं हुए हैं। तो इसलिए आईटी सेक्टर में वी हैव टू बी वेरी 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 कॉशियस। हम किसी भी आईटी सेक्टर में पकड़ के पैसे नहीं बना सकते, वी हैव टू बी वेरी चूजी। सर, इस रैली पे काफ़ी लोग बुलिश हो गया है और लोग बोल रहा है कि खरीदने में ही हमेशा फ़ायदा होता है। इसके बारे में आपका क्या व्यू है? खरीदने में अगर फ़ायदा होता, अगर अंधाधुंध किसी भी लेवल में कोई भी स्टॉक खरीद लो, उससे आदमी अगर रिच बन जाता, वेल्दी बन जाता, तो भाई ये तो करोड़ों लोगों ने स्टॉक मार्केट में पैसे लगाए पिछले 40-50 सालों में। कितने आपको करोड़पति दिखते हैं? जो भी दिखता है आपको पैसे बनाता हुआ, वो बस पेपर पे दिखता है, मेरे पोर्टफोलियो में इतना प्रॉफिट चल रहा है। और आज से 2 साल पहले भी ये थ्योरी लोग देते थे, अरे खरीदो यार, मार्केट हो या आदमी ऊपर ही जाएगा। उसके बाद क्या हुआ? और अब मार्केट थोड़ा रिकवर हुआ है तो एक बार फिर लोग वही थ्योरी को दोहरा रहे हैं, अरे खरीदो खरीदो, कुछ नहीं होता,
इतना चढ़ गया, हम खरीदते तो इतना बन जाता। क्या आप बॉटम पकड़ पाते? कितने लोग पकड़ पाते हैं? ओके। और जो लोग 2 साल 3 साल पहले शेयर बाजार में घुसे, खरीदे, इतनी रैली के बाद क्या अभी भी वो प्रॉफिटेबल है? कितने लोग प्रॉफिटेबल हैं? और क्या उनके सारे शेयर्स इस रैली में पार्टिसिपेट किए? तो ऐसा जो लोग कह रहे हैं मोस्ट लाइकली बिल्कुल ही नए होंगे, 3-4-5 महीने मार्केट में आए होंगे, तो उन्हें लग रहा है कि अरे इतना चढ़ गया, अगर हम खरीद लेते तो इतने पैसे बन जाते। मार्केट ऐसे काम नहीं करते हैं और आप कभी भी पिन पॉइंट एक्यूरेसी से बॉटम में नहीं खरीद सकते, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। और जहाँ तक बाइंग का सवाल है, तो हम तो 2020 से अपने पोर्टफोलियोज आपके साथ शेयर कर रहे हैं, अपने स्टॉक पिक्स शेयर कर रहे हैं। हाँ, हम रैंडमली कोई भी स्टॉक नहीं उठाते, जब तक वो वैल्यू जोन में नहीं आता है हम शेयर नहीं करते। और हमारा पोर्टफोलियो देखिए, इतनी गिरावट हुई मार्केट में, लोगों के इतने लॉसेस हुए, हमारा तो हमेशा प्रॉफिट में रहा, आज भी प्रॉफिट में है। और हमारे पिछले पोर्टफोलियोज भी लगातार कंसिस्टेंटली प्रॉफिट्स जनरेट किए। क्यों? क्योंकि हम हर स्टॉक को हर लेवल पर लेने को तैयार नहीं है। वी आर वेरी चूजी अबाउट स्टॉक्स एंड वेरी चूजी अबाउट द लेवल वेयर वी हैव टू एंटर। सर, अभी ऑडियंस का 1-2 सवाल ले लेते हैं। जानवी जी सवाल की, वॉर का फियर नहीं था दिलीप जी, तो फिर आज सीजफायर के तुरंत बाद कैसे इतनी बड़ी रैली हो गई? आप तो कह रहे थे बैंक्स प्रेशर में है, बैंक्स में प्रॉब्लम है, बट बैंक्स रैलीड लाइक क्रेजी टुडे। तो आई थिंक इसका आंसर हमने आपको दे दिया और इसका आंसर शायद आज भी आपको मिल गया होगा। तो वॉर का फियर जो है, अगर ख़त्म हो गया होता तो मार्केट तो आज भी ऊपर जाता। और मैंने आपको डेटा के साथ दिखाया कि वो शॉर्ट कवरिंग थी, इतने बड़ी शॉर्ट्स लोगों के बने हुए थे, उसको कवर किया, इस वजह से रैली आई। और बैंकिंग सेक्टर में भी वही चीज़ थी कि इतने ज़्यादा शॉर्ट्स बने हुए थे, क्योंकि फ्राइडे के दिन बैंकिंग सेक्टर सबसे ज़्यादा गिरा, सबसे ज़्यादा शॉर्ट्स वहीं बने, तो सबसे ज़्यादा रिकवरी भी वहीं हुई। और आज फिर हमें वही देखने को मिला कि मार्केट्स वापस गिरे, बैंक्स वापस गिरे। नाउ मेरा क्वेश्चन आपके लिए है, आप मुझे बताइए बैंक सेक्टर में क्या पॉजिटिव आपको दिखता है? आप मुझे 3 पॉजिटिव्स गिना दीजिए, तो मैं मान जाऊंगा कि बैंकिंग सेक्टर में बहुत पॉजिटिव्स हैं और बहुत ग्रोथ पॉसिबल है। मुझे वहाँ पर कोई पॉजिटिव्स नहीं दिखते हैं। और जो भी शॉर्ट टर्म के पॉजिटिव्स थे, जैसे कि आरबीआई का लिक्विडिटी इन्फ्यूजन, वो एक शॉर्ट टर्म मेजर है और हमें सोचना पड़ेगा कि क्यों लिक्विडिटी की शॉर्टेज हुई। पहला चीज़ तो हमें अपने आप से यही पूछना पड़ेगा। तो हमने एक प्रॉब्लम क्रिएट की और उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करके हम करें, देखो जी हमने कितना बड़ा काम कर दिया। सर, अगले सवाल पे चलते हैं। रूपेश जी ने बोला, डिफेंस रैली पे आप क्या सोचते हो, प्लीज शेयर। सारे स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के पास आ गया है, इतने फर्स्ट ऊपर विदाउट फंडामेंटल चेंजेस, गड़बड़ है। देखो, डिफेंस के स्टॉक्स में ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल्स में कोई चेंज नहीं है। ये जो इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, अब मुझे नहीं पता कि इसके बारे में गवर्नमेंट को कुछ इंडिकेशंस थी या नहीं थी, लेकिन अगर पिछले 2-3 महीने में देखें, मतलब मैं पिछले क्वार्टर की बात कर रहा हूँ, जो मार्च का क्वार्टर ख़त्म हुआ, उस क्वार्टर में अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स जनरेट हुए डिफेंस की कंपनीज़ के लिए और सभी कंपनीज़ के लिए, जिसकी वजह से इन कंपनीज़ का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। तो सरकार ने काफ़ी ऑर्डर्स दिए और ज़्यादातर कंपनीज़ के अगर आप डिफेंस में देखेंगे तो उसमें 20%, 30% उनके प्रॉफिट्स, रेवेन्यूज़ में ग्रोथ देखने को मिले। कई के केस में 60-70% भी देखने को मिले। और जिस तरीके के ऑर्डर्स दिए गए हैं वो अगले 1-2 क्वार्टर्स तक भी उनको कंपनीज़ को फ़ायदा मिलेगा और इसी वजह से डिफेंस के स्टॉक्स इतने ऊपर गए हैं। हमने अपने मेंबरशिप में, यूट्यूब मेंबरशिप में डिफेंस के लिए अपने मेंबर्स के लिए डिटेल वीडियो बनाया है, जिसमें हमने सारे फिगर्स भी शेयर किए हैं कि कितना
डिफेंस में पिछले महीने ऑर्डर्स आया, किस कंपनी को कितना मिला, वो सारे डिटेल्स के हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसको रेफ़र कर सकते हैं। ओके सर, तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगले कुछ दिनों में मार्केट को लेके आपका व्यू क्या है? व्यू क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा देखो बदलाव नहीं है। कल का दिन काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा, इतनी रैली देखने को मिली, और मार्केट आवर्स में जब हम प्राइजेस देख रहे थे जिस तरीके से बढ़ रहे थे, ये तो हमें पता चल रहा था कि शॉर्ट कवरिंग हो रही है, लेकिन हमें लग रहा था कि स्ट्रॉन्ग बाइंग भी हुई है, वॉल्यूम्स हाई थे, और ऐसा लग रहा था कि DII FIs की बड़ी फिगर्स आएगी, बट टू आवर सरप्राइज ऐसा कुछ नहीं हुआ। मामूली फिगर्स आए, 1200-1400 करोड़ की फिगर्स आई। तो जब हम दूसरे डेटा पॉइंट्स को देखने लगे तो थोड़ा और क्लैरिटी हमें आने लगी। ओके, तो अगर हम देखें FIs का इंडेक्स शॉर्ट पोजीशंस में क्या हो रहा है, तो उन्होंने लगभग सारे जो अपने शॉर्ट्स कट कर दिए थे। ओके, अब कल के दिन उन्होंने क्या किया, कितने लॉन्ग्स क्रिएट किए? सिर्फ 150। नेट उनके इस वक्त कल के दिन तक 150 इंडेक्स फ्यूचर्स के लॉन्ग्स हैं। तो वो फिगर बढ़नी चाहिए थी, वो हमें नहीं देखने को मिला। इसके बाद हम आते हैं निफ्टी फ्यूचर्स के OI पे, ओपन इंटरेस्ट क्या हुआ। ओके, वंस अगेन कल के दिन इतनी तेजी देखने को मिली, और वहाँ पर हमें क्या देखने को मिला? क्या वहाँ पर ह्यूज OI ऐड हुआ? नो, फ्यू 100 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए, जबकि वॉल्यूम एक्सेप्शनली हाई था। ये क्या सिग्निफाई करता है? ये सिग्निफाई करता है कि लोगों ने पोजीशंस को कट किया। चलो, शॉर्ट्स जो क्रिएटेड थे वो कट क्यों के समझ में आता है, क्योंकि भाई ये तो स्टॉप लॉस हिट हो गया, काटो। लॉन्ग वालों ने क्यों पोजीशंस कट की? मुझे आप बताइए। जब इतनी बुलिश आपको लग रही है, आज इतना मार्केट चढ़ गया, तो कल भी चढ़ना चाहिए, परसों भी चढ़ना चाहिए, इस एक्सपायरी में चढ़ना चाहिए। उन्होंने पोजीशंस क्यों काटी? तो क्लियरली उनको पता था कि भैया निकलो, ये तो चलने वाली नहीं है। ओके, और शॉर्ट्स वालों ने क्या किया? बोला ठीक है, अभी चढ़ रहा है ना, फिर गिराएंगे। उन्होंने पोजीशंस को रोल ओवर करके जून में ले गए। कल का दिन का डेटा आप देखेंगे तो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट जून में ऐड हुए हैं। तो क्लियरली ये खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ है। पुट कॉल रेशियो पे आते हैं। पुट कॉल रेशियो 0.95 था फ्राइडे के दिन, कल बढ़ के 1.21 हुआ, ह्यूज जंप, पॉजिटिव साइन। आज वापस से परसों से नीचे चला गया 0.91। तो कल की तेजी तो फुस हो गई ऑप्शंस मार्केट। साथ ही आईवीज को अगर आप देखिए, क्या गिरी है वो? आज फिर पुट की आईवीज कॉल से 3% ज़्यादा बढ़ गई, यानी कि फ्रेश हेजिंग शुरू हो गई। विक्स बहुत मामूली गिरावट, अभी भी काफ़ी हाई लेवल पर है। तो क्या दिख रहा है नॉर्मलाइजेशन की तरफ? आप सिर्फ ये देख रहे हो कि अरे वो 4 अप्रैल के लो से तो हम कितना ऊपर चढ़ गए, आप ये देख रहे हो ना। तो क्या हर रैली जेन्युइन रैली होती है? ये सोचने वाली बात है। क्या आप उसी तरीके से दोबारा फंसना चाहेंगे जैसे आप पिछले साल खरीद के फंसे थे? यह आपकी चॉइस है। तो अगर आपको खरीदना है तो स्टॉक देखकर खरीदिए, उसके वैल्यूएशंस देख के खरीदिए। और अगर आप शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें हमारा क्या व्यू है? हमारा व्यू अभी भी वही बना हुआ है कि इसमें हमें एक राउंड की फॉल और देखनी पड़ेगी, और बुलिश के लिए हमें पुट कॉल रेशियो वापस से 1.22 के ऊपर देखना पड़ेगा। कल 1.21 था, और 1.22 का फिगर हमने क्यों हमने चूज किया वो मैंने पहले आपको वीडियो में समझाया। तो हमें पुट कॉल रेशियो जब तक 1.22 से ऊपर नहीं जाता है तब तक हम जेन्युइनली नहीं मानेंगे कि यहाँ पर तेजी है। ओके, तो ये
अभी मेरा व्यू ये है टू समराइज कि ये जो आज का फॉल आया है इसे कंटिन्यू होना चाहिए कुछ दिनों तक। बीच में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाएगा, लेकिन एक मीनिंगफुल फॉल हमें यहाँ से दिखना चाहिए।